बच्चों, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग क्लास। एंड आज की क्लास के अंदर हम लोग आवर एनवायरनमेंट चैप्टर का फटाफट रिवीजन लगाने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एनवायरनमेंट। क्या होता है बेटा एनवायरनमेंट? इसको आप लोग ऐसे समझिए कि आप और आपके आसपास जितनी भी चीजें प्रेजेंट हैं वो मिल करके क्या बनाती हैं? आपका एनवायरनमेंट। तो सारे बच्चे अब अपनी मुंडी को अपने आसपास घुमा करके देखेंगे तो आप लोगों को केवल दो चीजें दिखाई दे रही होंगी। पहली कैटेगरी आप लोगों को वो लोग दिखाई दे रहे होंगे जो कि जीवित हैं, यानी कि जिनके अंदर लाइफ है। तो वो कंपोनेंट एनवायरनमेंट का बेटा जिसके अंदर जीवन होता है, जिसके अंदर लाइफ होती है, जो कि लिविंग होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट बायोटिक कंपोनेंट। गुड। उसके बाद और भी तो चीजें दिखाई दे रही होंगी। जल्दी से देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है। पेन है, हमारा स्टाइलस है, पंखा है, सोफा रखा हुआ है, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन गैस है एनवायरनमेंट के अंदर, पानी है, वाटर है, राइट। तो ये भी तो चीजें हैं, लेकिन इनके अंदर कोई भी लाइफ नहीं है। तो क्या हम इनको बायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। हम इनको एक दूसरे नाम से जानते हैं, वी कॉल देम ए बायोटिक कंपोनेंट। जहां पर भी बायोलॉजी के अंदर ए शब्द आ जाता है, ए शब्द का मतलब होता है एब्सेंस, यानी कि बायोटिक का मतलब लाइफ और ए का मतलब एब्सेंस। तो ये वो कंपोनेंट, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर लाइफ नहीं होती है। तो ए बायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट की भी फर्दर सब कैटेगरीज हैं और ये आप लोगों को याद होनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? मैं आप लोगों को जल्दी से अगले वाली स्क्रीन पर लेकर के चलती हूं, क्योंकि इस तरीके का सीधा सीधा क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन है सीबीएसई 2016 का और इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग पहला क्वेश्चन पढ़ के देखिए। सीधा सीधा क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज एन इकोसिस्टम? लिस्ट इट्स टू मेन कंपोनेंट्स। दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को आप लिखिए। तो जितना बढ़िया आप लोग लिख करके आएंगे, एग्जामिनर आपको उतने ही बढ़िया नंबर देगा। हम लोग पीछे की तरफ वापस से चलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के सब कंपोनेंट्स की। सबसे पहले बायोटिक उठाते हैं क्योंकि हम भी तो बायोटिक हैं। सो वी विल गिव प्रेफरेंस टू बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट के अंदर पहली कैटेगरी आती है बेटा वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना खुद बना लेते हैं। क्या बोलते हैं उनको? प्रोड्यूसर्स। दूसरा नाम क्या है उनका? ऑटोट्रॉप्स। तो इसके अंदर एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? कौन है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर ऐसा जो अपना खाना खुद बना लेता है? एग्जांपल जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग मुझे बताइए। एक एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ग्रीन प्लांट्स हैं, लेकिन और भी तो चीजें होती हैं जो अपना खाना खुद बना लेती हैं। एग्जैक्टली, ब्लू ग्रीन एल्गी, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा क्या है? यस, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी अपना खाना केमिकल एनर्जी को यूज करके खुद बना लेते हैं। सो प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस नेम्ड एज फोटोसिंथेसिस। गुड। उसके बाद इसके अंदर दूसरी कैटेगरी आती है बेटा कंज्यूमर एंड हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरो का मतलब क्या होता है? डिपेंड, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। तो इन ऑर्गेनिजम्स को क्या नाम देते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। और दूसरा नाम क्या है इनका? कंज्यूमर। तो हम लोग कौन है? हम भी तो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, हम लोग भी तो एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। सो इसी वजह से हम लोग भी कंज्यूमर और हेटेरोट्रॉप्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। गुड। दूसरी कैटेगरी क्लियर हो गई, कंज्यूमर, हेटेरोट्रॉप्स। उसके बाद इसके अंदर थ्री यानी कि थर्ड सब कैटेगरी है डिकम्पोजर्स एंड सैपोरोट्रॉप्स। ये क्या बला है? डिकम्पोजर्स और सैपोरोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खाना डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं, यानी कि ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना मरी हुई चीजों से लेते हैं, सड़ी हुई चीजों से लेते हैं। तो एक तरीके से ये सड़ी हुई चीजों को खाते हैं तो ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं बेटा जी। सो इनको हम लोग स्कैवेंजर्स ऑफ द एनवायरनमेंट भी नाम देते हैं। इसके अंदर कौन कौन है जो कि स्कैवेंजर है, कौन कौन है जो कि डिकम्पोजर की तरह काम करता है एनवायरनमेंट के अंदर? दो लोग हैं। कौन कौन? बैक्टीरिया एंड फंजाई। कभी कभार वो पूछ लेता है which of the following comes under the category of decomposer। तो वहां पर ऑप्शन होगा, बैक्टीरिया दिया गया होगा या फंजाई दिया गया होगा। आप लोगों को क्लिक करके आना है एंड देन यू विल गेट द फुल मार्क्स। गुड। उसके बाद हम लोग दूसरी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। दूसरी कैटेगरी है हमारी एबायोटिक कंपोनेंट और उसके अंदर भी तीन सब कैटेगरी हैं, ध्यान से समझते जाना। पहली कैटेगरी है फिजिकल एनवायरनमेंट। इसके अंदर आते हैं सॉइल, वाटर, एयर।
गुड। दूसरी कैटेगरी है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की। इसके अंदर गैसेस आती हैं, वाटर आता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर, ऑक्सीजन एंड सल्फर, और भी कई सारे कंपोनेंट्स आते हैं। गुड। उसके बाद हमारा तीसरा सब कैटेगरी है क्लाइमेटिक फैक्टर, जैसे लाइट हुआ, टेम्परेचर हुआ, रेनफॉल हुआ, ये किसके अंदर आते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट के क्लाइमेटिक फैक्टर के अंदर। गुड। अगर बोर्ड एग्जाम में वापस से ये क्वेश्चन आता है जो कि सीबीएसई 2016 में आया था, तो आप लोग बढ़िया तरीके से इस तरीके का टेबुलर फॉर्मेट यूज करके अपने आंसर्स को लिख के आओगे। गुड। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि इस टॉपिक से अब तक कौन सा क्वेश्चन आया है और किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। क्या है क्वेश्चन? पहला पार्ट क्वेश्चन का है व्हाट इज एन इकोसिस्टम, लिस्ट इट्स 2 मेन कंपोनेंट्स, यानी कि इकोसिस्टम क्या होता है और उसके 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं क्या होता है बेटा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का सीधा सीधा मतलब ऐसा है कि वो सिस्टम जिसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, कौन कौन से? बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ मिल करके रहते हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं इकोसिस्टम। अब लिस्ट इट्स 2 मेन कंपोनेंट्स, कौन कौन से 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के अंदर? कौन कौन से बताए थे अभी? एक तो बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट। गुड। इतना सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मूव कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, इसी के पहले के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और क्या कह रहा है क्वेश्चन? वी डू नॉट क्लीन पोन्ड्स और लेक्स। हम लोग पोन्ड्स और लेक्स को रेगुलरली क्लीन नहीं करते हैं। कभी कोई देखा है आप लोगों ने तालाब को और लेक को क्लीन करते हुए? ना, नहीं करता है कोई भी। लेकिन अगर हम एक एक्वेरियम बनाते हैं या फिर एक एक्वेरियम खरीद करके लाते हैं तो हम लोगों को उसकी सफाई करनी पड़ती है रेगुलरली। ऐसा क्यों है? Why is it so? Explain it। बेटा जी ये इसलिए होता है क्योंकि जो लेक्स हैं और पॉन्ड्स हैं वो नेचुरल इकोसिस्टम है और नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया भी होगा और फंजाई भी होगा। तो बैक्टीरिया और फंजाई आसानी से जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होगा उस लेक के अंदर, उस पॉन्ड के अंदर उसको क्लीन कर देंगे। लेकिन एक्वेरियम तो हम लोगों ने खुद ने बनाया है ना, वो तो कोई नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, तो उसके अंदर कोई डिकम्पोजर नहीं होगा, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं होगा, कोई फंजाई नहीं होगी। तो जो भी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होगा वो उसी में पड़ा रहेगा। उसमें से थोड़े दिन बाद बहुत गंदी सड़ांध आनी शुरू हो जाएगी, बदबू आनी शुरू हो जाएगी। इसी वजह से एक्वेरियम को रेगुलरली क्लीन करने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज देयर इज नो बैक्टीरिया, देयर इज नो फंजाई प्रेजेंट इन द एक्वेरियम। गुड। इस तरीके के सीधे सीधे क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है इस पीछे वाले टॉपिक्स। Now let's talk about the second important topic, that is biodegradable and non-biodegradable waste material। CBSE 2012 में सीधा सीधा क्वेश्चन उन लोगों ने पूछा था कि डिफरेंशिएट कर दो। तो बेटा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल वो वेस्ट मटेरियल होते हैं जो डिकम्पोजर्स की हेल्प से इजिली डिकम्पोज हो जाएं। जैसे आप लोगों ने केला खाया, केले के छिलके को आप खेत के अंदर फेंक करके आ गए, 14 दिन बाद जाकर के आप लोगों ने देखा केले के छिलके की मिट्टी बन गई। क्यों? क्योंकि केले के छिलके के ऊपर बैक्टीरिया ने अटैक किया और उसको डिकम्पोज कर दिया। तो केले का छिलका कैसा वेस्ट मटेरियल है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल। तो वही लिखा हुआ है कि वो सब्सटेंसेस जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स इजिली ब्रेक डाउन कर दिए जाएं, उनको हम क्या नाम देते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल वो वेस्ट मटेरियल होते हैं जो कि डिकम्पोजर्स की हेल्प से ब्रेक डाउन ना किए जा सकें। फॉर एग्जांपल आप लोग चिप्स खाए और उसी खेत के अंदर फेंक करके आ गए, आप लोगों ने 14 दिन बाद जाकर के वापस देखा तो वो चिप्स का कुछ भी बांका नहीं कर पाए, बाल भी बांका नहीं कर पाए डिकम्पोजर्स। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चिप्स जो है, चिप्स का पैकेट जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। गुड। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनको डिकम्पोजर्स डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब उनको रखने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए हम लोगों को बड़े बड़े स्पेसेस चाहिए होते हैं, बड़ी बड़ी डंपिंग साइट्स चाहिए होती हैं। तो वही लिखा हुआ है दूसरे पॉइंट के अंदर, दीज सब्सटेंसेस रिक्वायर लॉट ऑफ स्पेस फॉर डंपिंग साइट्स विच कॉज वेस्टेज ऑफ लैंड। लेकिन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, तो इनके लिए कोई भी डंपिंग साइट की जरूरत नहीं होती है। दीज सब्सटेंसेस गेट रिसाइकल्ड एंड देयरफॉर डू नॉट रिक्वायर एनी डंपिंग साइट।
गुड। एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोग एक नहीं, दो नहीं, 4-5 एग्जाम्पल लिख करके आइए ताकि एग्जामिनर को यह पता चले कि आप लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक की। गुड। तो एग्जाम्पल की बात करें तो बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम्पल है पेपर, वुड, एनिमल एक्सक्रीटा, कंपोस्ट, एनिमल बोन्स, लेदर, प्लांट मटेरियल, सब्जी के छिलके, ये सब किसके अंदर आते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट कैन बी इजिली डिकम्पोज्ड विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स। अब दूसरी कैटेगरी के अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से हैं? डीडीटी, प्लास्टिक्स, पॉलिथीन बैग्स, ग्लास ऑब्जेक्ट्स, पेन्स एंड देयर रिफिल्स। तो बेटा सीबीएसई 2012 में सीधा सीधा क्वेश्चन आया है एंड संभावना ये भी है कि इस साल भी आ जाए, तो आप लोग इसको बेटर तरीके से पढ़ करके जाइए, लेकिन सीधा सीधा क्वेश्चन ना दे करके अब वो लोग सीबीएसई वाले थोड़े चालाक हो गए हैं, थोड़ा सा मोल्ड करके क्वेश्चन देना शुरू कर दिए हैं। तो इस टॉपिक से एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाती हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, जिस तरीके के क्वेश्चन सीबीएसई आजकल पूछने लगी है। ये रहा वो क्वेश्चन जो कि सीबीएसई 2016 के दूसरे सेट के अंदर आया हुआ था। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? कंपेयर द एडवांटेज ऑफ क्लॉथ बैग्स ओवर पॉलिथीन बैग। देखो क्लॉथ बैग जो है वो क्या है? क्लॉथ बैग क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी कि अगर क्लॉथ बैग जो है बेकार हो गया, वो कहीं फेंक दिया तो उस पे बैक्टीरिया, उस पे फंजाई लग जाएंगी, उसको डिकम्पोज कर देंगे इजिली। लेकिन पॉलिथीन जो है, प्लास्टिक जो है, उसको कोई भी डिकम्पोजर डिकम्पोज नहीं कर सकता है, तो उसको क्या चाहिए होगा? बड़े बड़े डंपिंग साइट्स चाहिए होंगी, बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए होगा, जिसकी वजह से लैंड का वेस्टेज होगा। तो क्या एडवांटेज है क्लॉथ बैग की पॉलिथीन बैग के ऊपर? कि बेटा क्लॉथ बैग जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है एंड दैट कैन बी इजिली डिकम्पोज्ड और ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स, वाइल जो पॉलिथीन बैग होगा दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स। गुड। वही लिखा हुआ है कि जो क्लॉथ बैग्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं एंड ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया or other saprophytic organisms, whereas polythene bags are non-biodegradable and they simply persist in the environment for a long period of time and इनको long period of time तक रखने के लिए dumping sites की जरूरत होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी जमीन वेस्ट होती है। Good, causing harm to the ecosystem। तो आजकल सीबीएसई के अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ये सीबीएसई 2016 में आया हुआ है। Now let's talk about the another important topic जहां से बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज फूड चेन। और फूड चेन को हम लोग ऐसे समझेंगे कि कहीं पर हरी हरी घास उगी हुई है, उस हरी हरी घास को देख करके टिड्डा आया, उसका मन ललचाया, उसने घास को खा लिया। गुड। टिड्डा जो है वो थोड़ी दूर चला ही था कि उसको माउस दिखाई दे गया। टिड्डे ने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन माउस जो है दौड़ करके उस टिड्डे को खा गया। अब माउस जो है अपनी बिल की तरफ जा ही रहा था कि मैं आराम करूंगा, लेकिन वहां पर आउल आया और आउल उस माउस को उठा करके ले गया। तो बेटा क्या हो रहा है? एक व्यक्ति जा नहीं पा रहा है कहीं और दूसरा व्यक्ति उसको उठा करके खा जा रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं फूड चेन, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए और इसी से एक चेन बन जाती है, जिस चेन को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट फूड चेन। गुड। अब किसी भी फूड चेन के अंदर बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, यानी कि किसी भी फूड चेन के अंदर हर एक जो लेवल होता है उसको हम ट्रॉपिक लेवल के नाम से जानते हैं। जैसे स्टेप ऑफ किसी भी फूड चेन के अंदर जो स्टेप्स होते हैं या फिर जो लेवल्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? ट्रॉपिक लेवल। जैसे जो ग्रास है ये सबसे पहले नंबर पे है, तो इसका ट्रॉपिक लेवल क्या हुआ? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। इसका ट्रॉपिक लेवल क्या हुआ बेटा? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ अगर चलें तो जो टिड्डा है ये दूसरे नंबर पे है, तो इसका ट्रॉपिक लेवल क्या हुआ? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। इसका ट्रॉपिक लेवल क्या हुआ? थर्ड ट्रॉपिक लेवल। आउल का ट्रॉपिक लेवल क्या हुआ? फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो किसी भी फूड चेन के अंदर जो स्टेप होता है, किसी भी फूड चेन के अंदर जो लेवल होता है, उसी को हम क्या नाम देते हैं? वी कॉल इट ट्रॉपिक लेवल्स। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। लेकिन बोर्ड एग्जाम के अंदर दिक्कत यह है कि आजकल ये लोग सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, ये लोग बहुत टेढ़े टोडरमल हो गए हैं। सो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो मैं आपको दिखा देती हूं एक बार। क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर? सीबीएसई 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर? व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल? अगर हम किसी फूड चेन के अंदर एक ट्रॉपिक लेवल के सारे ऑर्गेनिज्म को खत्म कर दें तो क्या होगा?
जैसे हम लोग वापस से चलते हैं अपनी फूड चेन के अंदर, और इस फूड चेन के अंदर अगर मैं ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल के अंदर जो माउस है इसको खत्म कर दूं, सारे के सारे माउस को खत्म कर दूं, तो क्या होगा? सोच करके देखो क्या होगा। सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा, अगर माउस खत्म हो जाएगा तो ग्रेसहॉपर को कोई खाने वाला नहीं बचेगा, और अगर ग्रेसहॉपर बहुत सारे होने लग गए तो जो ग्रास है वो उसको खा जाएंगे। इसका मतलब ग्रास अगर गायब हो गई दुनिया से तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रहेगा। एक और चीज यहां पर देखने को मिलेगी, अगर माउस नहीं होगा तो आउल जो है वो क्या खाएगा? आउल के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, जिसकी वजह से आउल खाना ना मिलने की वजह से मर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी ट्रॉपिक लेवल का ऑर्गेनिज्म किसी फूड चेन से गायब होता है तो पूरा का पूरा फूड चेन कोलैप्स हो जाता है, और इसका एनवायरनमेंट के अंदर एक बहुत बेकार असर पड़ता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? तो बेटा यही लिखा हुआ है, इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल देन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज वेल एज मैटर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल विल स्टॉप। एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, और क्या क्या चेंजेस आएंगे अभी मैंने बताया कि अगर माउस को खत्म कर दे तो ग्रेसहॉपर बहुत सारे हो जाएंगे, ग्रेसहॉपर सारी की सारी घास को खा जाएंगे, घास खत्म हो गई तो दुनिया खत्म हो जाएगी। और दूसरा कारण, दूसरी चीज ये देखने को मिलेगी कि जब माउस बहुत सारे नहीं है, एक भी माउस नहीं है, तो जो आउल है उसको खाना नहीं मिलेगा, वो खाना ना मिलने की वजह से मर जाएगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा इकोसिस्टम, पूरी की पूरी फूड चेन कोलैप्स हो जाएगी। वही लिखा हुआ है आगे की तरफ, इट विल लीड टू द overpopulation at one particular level causing competition amongst the individual. This would seriously disturb the food chain and cause the collapse of an ecosystem even. गुड, इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो आजकल बोर्ड एग्जाम के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फूड चेन से रिलेट करके। अगर हम देखें तो एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देती हूं, लेट्स गो बैक। ये रहा वो क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के अंदर हमारा सीबीएसई 2013 के अंदर, सीबीएसई 2014 के अंदर देखने को मिला था। और क्या है, देखो बेटा, जो चीज बार बार सीबीएसई पूछ रही है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स? ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं? गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन, एक फूड चेन का एग्जांपल दो और उसके अंदर ये बताओ कि अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स कौन कौन से हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं। किसी भी फूड चेन के अंदर जो स्टेप होते हैं, जो लेवल होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल। जैसे हम लोग अपनी फूड चेन की तरफ वापस से चलते हैं, लेट्स गो बैक। यहां पर देखो, यहां पर हमारी ये फूड चेन है और इस फूड चेन के अंदर कितने ऑर्गेनिज्म है? 4 ऑर्गेनिज्म है। तो इस फूड चेन के अंदर कितने स्टेप्स हुए? 4 स्टेप्स हुए। तो इस फूड चेन के अंदर कितने ट्रॉपिक लेवल्स होंगे बेटा? 4 ट्रॉपिक लेवल होंगे। ग्रास हुआ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ग्रेसहॉपर हुआ सेकंड ट्रॉपिक लेवल, माउस हुआ थर्ड ट्रॉपिक लेवल एंड आउल हुआ फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। गुड, समझ में आ गया? तो ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं? हर स्टेप फूड चेन का एक ट्रॉपिक लेवल बनाता है। वैसे ही आप लोग एक फूड चेन बनाओगे और उसमें ये दिखा दोगे कि ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है। गुड, इतना कर लेंगे आप लोग। लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज 10% लॉ ऑफ एनर्जी। और 10% लॉ ऑफ एनर्जी बेटा ये स्टेट करता है कि किसी भी ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। 10% लॉ ऑफ एनर्जी, इसको हाईलाइट करके कहीं पर लिख लो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर जरूर आने वाला है। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। गुड, सो 10% लॉ ऑफ एनर्जी, लिंडमैन नाम के एक साइंटिस्ट थे, 1942 के अंदर उन्होंने ये बोला था कि जितनी भी एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल पे होगी, जैसे हम मान लेते हैं ग्रास के अंदर जितनी भी एनर्जी होगी उसकी केवल 10% एनर्जी ही ग्रेसहॉपर के अंदर ट्रांसफर होगी। ग्रेसहॉपर के पास जितनी भी एनर्जी अवेलेबल होगी उसकी 10% एनर्जी ही माउस के पास जाएगी, एंड माउस के अंदर जितनी भी एनर्जी होगी उसकी 10% एनर्जी आउल के पास जाएगी। गुड, सो लिंडमैन ने सीधा सीधा ये स्टेट किया था दैट ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। गुड, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन सीबीएसई ने आज तक पूछे हैं इस वाले टॉपिक से। सीबीएसई 2012, 15 एंड 17 के अंदर एक क्वेश्चन आया है। क्या है क्वेश्चन बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। इन द फॉलोइंग फूड चेन, एक फूड चेन दी हुई है, ग्रास है, ग्रास को ग्रेसहॉपर खा गया, ग्रेसहॉपर को फ्रॉग खा गया, फ्रॉग को स्नेक खा गया। गुड, इस फूड चेन के अंदर ये बोल रहा है कि 4000 जूल एनर्जी अगर ग्रास के पास अवेलेबल है तो बताओ फ्रॉग के पास और स्नेक के पास कितनी एनर्जी ट्रांसफर होकर के आएगी।
तो 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है केवल अकॉर्डिंग टू 10% लॉ ऑफ एनर्जी। तो निकाल लेते हैं 4000 जूल की 10% कितनी होगी, केवल 400 जूल एनर्जी आएगी ग्रेसोफर के पास। ग्रेसोफर से 10% यहां ट्रांसफर होगी तो फ्रॉग के पास 400 की 10% कितनी होगी, 40 जूल होगी। यहां से यहां केवल 10% आएगी तो 40 की 10% कितनी होगी, 4 जूल एनर्जी होगी। तो इस तरीके से आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। एक और चीज, अपना आंसर ये देखने के लिए कि सही है या गलत है, ये आप लोग चेक कर लेना कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जब आप लोग जाएंगे तो एनर्जी हमेशा डिक्रीज होगी। तो आप लोग देख लेना कि आप लोग जो आंसर निकाल रहे हो क्या वो सही है या नहीं सही है। जब भी आप लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करोगे तो एनर्जी हमेशा डिक्रीज होगी, और जब भी आप लोग राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करोगे तो एनर्जी हमेशा इंक्रीज होगी। गुड। उसके बाद इसी के अंदर दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, व्हाट इज मेंट बाय बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। सो सीधा क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे जब हम लोग टॉपिक को पढ़ लेंगे। सो यहां पर व्हाट इज मेंट बाय बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के अंदर आप लोगों को केवल डेफिनेशन लिखने आई है। गुड, डेफिनेशन ही लिखने आती है इस टॉपिक बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। सो व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बेटा, आप लोग देखते हैं कि आप लोग जो फसल उगाते हैं उनके अंदर कभी कभार कीड़े लग जाते हैं, तो आप लोग बाजार जाते हैं, बाजार से आप लोग इंसेक्टिसाइड ले आते हैं, हर्बिसाइड्स ले आते हैं, पेस्टिसाइड्स ले आते हैं, वीडीसाइड्स ले आते हैं वीड्स के लिए। तो ये सब क्या है, ये सब जो है टॉक्सिक केमिकल्स हैं। ये टॉक्सिक केमिकल्स जब आप अपने प्लांट्स के ऊपर छिड़कते हैं तो ये टॉक्सिक केमिकल्स आपके प्लांट के अंदर एक्युमुलेट हो जाते हैं, और जो भी एनिमल उन प्लांट्स को खाएगा, अब ये टॉक्सिक केमिकल्स उन प्लांट से उन एनिमल्स की बॉडी के अंदर ट्रांसफर होना चालू हो जाते हैं, एक्युमुलेट होना चालू हो जाते हैं। और यही जो प्रोसेस होता है, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ अ फूड चेन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। यहां से जो क्वेश्चन आएगा, प्लेन सिंपल डेफिनेशन का क्वेश्चन आने वाला है, तो आप लोग जो है इसी डेफिनेशन को सीधा याद कर लें, क्योंकि आप अपनी तरफ से कितना बना करके लिखेंगे और पैराग्राफ्स लिखते हैं, फालतू की चीजें लिख करके आते हैं। इससे एग्जामिनर प्रेफर करता है उन बच्चों को ज्यादा नंबर देना जो कि बिल्कुल एक्यूरेट लिखते हैं। तो एक्यूरेट आप लोग कब लिख पाएंगे, जब आप लोग कुछ चीजों को याद करके जाएंगे। तो डेफिनेशन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की आप लोग ज्यों का त्यों याद करके चले जाइए, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई 2012, 2015 एंड 2017 3 ईयर्स में रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा गया है। What is meant by biological magnification? तो यहां पर सीधा पैराग्राफ्स लिखने की बजाय आप लोग डेफिनेशन लिख करके आए। कौन सी डेफिनेशन, इनमें से कोई सी भी डेफिनेशन। गुड, आगे की तरफ चलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ओजोन लेयर। किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं पहले आप लोगों को बता देती हूं। सीबीएसई 2020 का ये क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, लिस्ट 2 कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के डिप्लीशन के 2 कॉजेज बताने हैं कि ओजोन लेयर क्यों डिप्लीट हो रही है। मेंशन एनी 2 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिप्लीशन ऑफ दिस लेयर। अगर ये लेयर डिप्लीट हो गई तो क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं ओजोन लेयर पर। तो ओजोन लेयर बेटा क्या है, ये जो है एक ऐसी परत है जो कि सन और पृथ्वी के बीच में है। ओजोन लेयर कहां पर प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। क्या करती है, सन के अंदर से जो रेज निकलती हैं उनके अंदर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी होती हैं, और वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अगर पृथ्वी पर पहुंच जाती तो जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं इस पूरी पृथ्वी पर, उन सबको स्किन कैंसर हो जाता, उन सबको कैटरैक्ट हो जाता, मोतियाबिंद हो जाता, एंड वो कोई भी देख नहीं पाता। तो इसका मतलब पूरी जो पृथ्वी है वो तहस नहस हो जाती अगर ये अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन, यूवीबी रेडिएशंस सूरज से पृथ्वी पर आ जाती। तो इसका मतलब कि ये हार्मफुल रेज हैं, तो इनको ऊपर ही रोकना जरूरी है। तो प्रभु ने, ब्रह्मांड ने बीच में एक परत बना दी, एक लेयर बना दी कि भाई बाकी की रेस तो पृथ्वी पर आएंगी, क्योंकि पृथ्वी पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का होना जरूरी है ताकि लाइफ चल सके। लेकिन ये यूवी रेडिएशन को यहीं पर रोकना जरूरी है, तो वहां पर बीच में एक लेयर बना दी गई जिसका नाम है ओजोन लेयर। और ये जो ओजोन लेयर है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को पृथ्वी पर आने से रोकती है। सो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर जो है अगर वो डिप्लीट हो गई, यानी कि ओजोन लेयर जो है वो अगर उसमें होल हो गए या फिर वो वहां से हट गई, तो
क्या होगा बेटा, डिप्लीशन अगर हुआ इस ओजोन लेयर का तो स्किन कैंसर होने लग जाएगा एनिमल्स के अंदर, ट्यूमर होने लग जाएगा, कैटरेक्ट होने लग जाएगा एनिमल्स के अंदर। गुड। तो ये जो ओजोन लेयर है ये बहुत टाइम पहले अंटार्कटिका के अंदर डिप्लीशन भी हो गया था, होल भी हो गए थे ओजोन लेयर के अंदर। क्यों हुए थे? क्योंकि हमारी पृथ्वी के अंदर इन केमिकल्स का ज्यादा यूज चल रहा था जिनको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के नाम से जानते हैं। जब इनके यूज को बैन कर दिया गया तब वहां पर जो होल है ओजोन लेयर के अंदर वो बंद हो गया। ऑलराइट, सो ओजोन लेयर, इस वाले पैराग्राफ को लेट्स रीड इट। ओजोन लेयर गेट डिप्लीटेड ड्यू टू द यूजेस ऑफ केमिकल्स लाइक एरोसोल्स, स्प्रे प्रोपेलेंट्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, राइट। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर वुड कॉज स्किन कैंसर in man, in animals and severe damage to the plant and cataract भी cause करता है animals के अंदर। गुड। सो यहां पर आप लोग क्या लिखोगे, यहां पर अपने आंसर्स को आप लोग खुद लिखें एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर इस आंसर को बताएंगे। यहां पर मैंने आप लोगों के लिए डीपीपी तैयार की हुई है, आप इस डीपीपी को एक बार सॉल्व कर लेंगे एंड इस डीपीपी से आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हो पाई है इस चैप्टर को लेकर के। तो यहां पर डीपीपी के अंदर मैंने आप लोगों के लिए लगभग 8 क्वेश्चंस डाले हैं, इनको सॉल्व कर लीजिए और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो जितने भी नंबर आप लोगों के आते हैं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। गुड। अब हम अगले वीडियो के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।